वन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। यहाँ पर हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की। ठीक है, यहाँ पर 2 लेक्चर हम पहले यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पर आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, सेल का एक पार्ट है न्यूक्लियस, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो सेल का एक पार्ट है न्यूक्लियस, अगर उसकी बात करें तो ये क्या होता है हमको पता है, सेलुलर कंपोनेंट है, यानी कि सेल का एक पार्ट है। ठीक है, इसका साइज अगर हम कंपैरिजन करें तो और ऑर्गेनेल्स के कंपैरिजन में, जो सेल में और पार्ट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में इसका साइज काफ़ी बड़ा रहता है। ठीक है, उनके कंपैरिजन में इसका साइज काफ़ी बड़ा रहता है। हम बात करें अगर इसके साइज की, तो ये लार्जेस्ट इन सेल स्ट्रक्चर है। तो सेल में जो ये प्रेजेंट रहता है ये सबसे बड़ा यहाँ पर पार्ट रहता है सेल का। अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेल की, अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, तो हम यहाँ पर न्यूक्लियस लगा कर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपसे सिर्फ यहाँ पर सेल पूछा जाता है, सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बात करनी है किस चीज़ की, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के बारे में हम इतना पता करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स की। न्यूक्लियस किन किन चीज़ों से यहाँ पर मिलकर बना होता है, तो उसके कंपोनेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के जब भी कंपोनेंट्स की बात होगी तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनवेलप। सबसे पहला कंपोनेंट कंपोनेंट क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है। एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम में कि सेल का जो एनवेलप क्या है। तो हमको यहाँ पर कवर दिख रहा होगा सेल का। तो सेल का जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, ये कवर दिख रहा है, तो ये कैसे लिख रहा है, 2 लेयर में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके कितने लेयर हैं, यहाँ पर 2 लेयर हम देख सकते हैं आसानी से। इसको कहा जाता है, ये क्या है, सेल एनवेलप है। ये क्या है, सेल एनवेलप, न्यूक्लियस का एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवलप कितने मेम्ब्रेन से मिलकर बना होगा, तो 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन से मिलकर ये न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप 2 मेम्ब्रेन से यहाँ पर मिलकर बना होता है। फिर अगर बात करें यहाँ पर सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है पूरा पदार्थ, ठीक है, जो भी सामान इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या है हमारे पास, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको पता चल गया है कि जो न्यूक्लियस होता है वो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक यहाँ पर आता है न्यूक्लियर एनवलप, और न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जितना भी सामान है वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप की। तो न्यूक्लियर एनवलप क्या है, ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को किससे, साइटोप्लाज्म से। हमको पता है साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया था। तो साइटोप्लाज्म और किस चीज़ को, यहाँ पर न्यूक्लियस को अलग करता है कौन, तो ये न्यूक्लियर एनवलप अलग करता है। फिर बात करेंगे कि इसमें क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे, ये पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। यहाँ पर इनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियर प्लाज्मा। जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक अरे यार, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्या है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का ट्रांसफर परमिट करते हैं। ठीक है ना, जो क्या है, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। तो इतनी बात सबको समझ में आती है मुझे लगता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है ये आपको पता चल चुका है। अब आते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर एनवलप से क्या है, घिरा रहता है। अबे यार, कवर्ड, क्या टाइप हो रहा है, कवर्ड बाई न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, और ये क्या है, लिक्विड सब्सटेंस यहाँ अंदर, हमको पता है लिक्विड टाइप का रहता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो भी दो, यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। तो इसमें क्या क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म में यहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस ठीक है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका होता है। केंद्रक के अंदर भी एक और पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी एक पार्ट है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये 1 और मोर इन नंबर्स, यानी कि ये नंबर में एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशन में। लेकिन जनरली हमको सिर्फ एक ही न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये क्या करते हैं, तो ये हैं यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स, यानी कि ये क्या बनाते हैं, यहाँ पर प्रोटीन
क्या प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स बनाते हैं जिनको राइबोसोम कहा जाता है। तो ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? तो राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो न्यूक्लियोलस क्या करता है? यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स बनाता है जिनको राइबोसोम कहा जाता है, और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। अगर बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में यहाँ पर हमको क्रोमेटिन मटेरियल देखने को भी मिलता है। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर उलझा हुआ मास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसके अंदर यहाँ पर ग्रीन ग्रीन तो छोटे छोटे ये दिख रहे होगा आपको। तो ये सब क्या है? ये ग्रीन ग्रीन, ये उलझा हुआ मास, ये बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, धागे टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि आपस में बहुत उलझे हुए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये धागे जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर रहते हैं जिनको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन मटीरियल कहा जाता है। फिर बात करते हैं, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या करते हैं? तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है, तो सेल हैं तो उनका डिवीजन होगा ताकि यहाँ पर और ज़्यादा सेल का निर्माण हो सके। और जब और ज़्यादा सेल का निर्माण हो सके तो उस टाइम में क्या होगा? जब और ज़्यादा सेल का यहाँ पर निर्माण होगा तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर ये जो है क्रोमेटिन मटेरियल्स ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं किसमें? क्रोमोसोम्स में। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का निर्माण करने लग जाते हैं। तो क्रोमोसोम कौन बनाता है? तो यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है। तो क्रोमोसोम्स कब बनते हैं? जब क्या होता है? सेल डिवीजन हो रहा होता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हमने देखा यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक होता है यहाँ पर न्यूक्लियोलस एंड सेकेंड वन इज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल में हमने समझा कि क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम क्या होता है? वहाँ पर क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम भी क्या है? सेल लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पतले पतले, रुको यार, तो यहाँ पर आपको ये बहुत पतले पतले से फाइन स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल है। अब जब सेल डिवीजन होने लग जाता है उस टाइम ये अरेंज हो जाते हैं, ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ही अरेंज हो जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? फिर इनको कहा जाता है यहाँ पर क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स क्या है? ये क्रोमेटिन मटेरियल है जो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कब? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। हम क्या कर सकते हैं? इनको कब देखे जा सकते हैं? ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब भी सेल डिवीजन होगा तभी हम इनको देख पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम काहे से बना होता है? तो क्रोमोसोम बना होता है यहाँ पर डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन्स यानी कि जिनको हिस्टोन्स कहा जाता है, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, साथ ही डीएनए से मिलकर भी बना होता है। तो क्रोमोसोम के दो पार्ट होते हैं यहाँ पर। क्रोमोसोम में दो चीजें होती हैं, एक तो डीएनए प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हिस्टोन्स नाम के प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं जो डीएनए रहता है। तो हमको पता है जो डीएनए है वो उसमें जीन प्रेजेंट रहते हैं। डीएनए में क्या होता है? जीन होते हैं। जीन क्या है? तो जीन है यहाँ पर जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है। जो फंक्शनल सेगमेंट होता है किसका? डीएनए का, उसको कहा जाता है यहाँ पर जीन। ठीक है ना? और ये जीन ही क्या करते हैं? ये जीन ही यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कोई कैसा होगा? ठीक है, जैसे बात करें यहाँ पर इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होता है, तो ये कौन बताता है उसे? तो ये उसके जीन बताते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर उसी को यहाँ पर जीन कहा जाता है। और डीएनए जो होता है जीन से मिलकर बना होता है। अगर किसकी बात करें, क्रोमोसोम्स की बात करें, तो क्रोमोसोम्स के यहाँ पर डीएनए एंड प्रोटीन्स हिस्टोन नाम के प्रोटीन से मिलकर यहाँ पर बना हुआ होता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस में इतनी चीज़ें प्रेजेंट रहती है, इस तरीके से न्यूक्लियस हमको पढ़ना है। यहाँ पर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम आखिरी में डिस्कस करेंगे जब यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए टॉपिक को इतने ही रखते हैं। कल यहाँ पर जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के क्या, कोशिका के जो अंगक है, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।